तो आज शुरू करना हम लोगों को जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स। तो आप इसको नेक्स्ट चैप्टर की तरह कर सकते हैं या इसी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कैपेसिटर्स हम लोग को शुरू करना है। कैपेसिटर्स में भी सबसे पहले हमको जानना होता है डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है डाई इलेक्ट्रिक का। इसमें जो मैथमेटिकल चीजें होंगी वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल देख लिया जाए। वैसे देखो डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक सिंपल सा एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, या आप कह सकते हैं इंसुलेटिंग मीडियम होता है। इंसुलेटिंग मीडियम मतलब कि जिसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। इंसुलेटिंग मीडियम मतलब जिसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन उसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं इक्वल अमाउंट में, ठीक है, जो रैंडम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो डाइलेक्ट्रिक जो है कि इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो वो चीजें मैं दिखा दे रहा हूँ, थ्योरेटिकल है, तो आप देखिए और समझ लीजिए, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि इंसुलेटिंग मीडियम होता है, दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। थोड़ी राइटिंग मेरी दिक्कत हो सकता है आप लोग को लगे, तो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब कि एक ऐसा जो जो एक ऐसा मीडियम होगा जिसके अंदर कोई डाइपोल पहले से नहीं होगा। डाइपोल का मतलब जानते हो, डाइपोल का सिंपल सा मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस उस दूरी पर रहें, वो फॉर्मेशन करते हैं डाइपोल का। मतलब एक ऐसा यहाँ पे एक बॉडी एग्जिस्ट करेगी जिसके अंदर पहले से कोई डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर हम एक्सटर्नल डाइलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी जो होगी पोलराइज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज अलग और नेगेटिव चार्ज अलग। मतलब नॉन पोलर का नाम ही है सिंपल सा कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो कोइंसाइड करेगा सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज पे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप कर देंगे। मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ये सिंपल जो है ये इसके अंदर कोई पोलराइजेशन नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन इन डाइलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते ही, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते ही ये क्या होंगे, डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर दूसरा होता है पोलर। पोलर का मतलब होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करे, परमानेंट डाइपोल एक जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करे। जैसे एक NaCl का देखो यहाँ पे एग्जांपल ले गया है कि NaCl जो है ये एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक होगा जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल होता है, पहले से वो सेपरेट आउट होता है। मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब ये अलग अलग होंगे, ठीक है। और परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है इनके पास, ठीक। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जिस हिसाब से फोर्सेस लगते हैं पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, उसी तरह से जो है यहाँ पे सारी चीजें अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स थे हमारे, नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक। तो हमको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझना है, इंड्यूस चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं, जैसे देख के लिखना ही है आपको, मैं समझा देता हूँ अच्छे से। इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो मान लो तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट है, जो लॉन्ग प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं एक दूसरे के आसपास, पैरेलली जो है ये ऐसे प्लेट्स हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, दूसरे के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सिग्मा में बोल रहा हूँ, ठीक। तो अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम अंदर का कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लो पॉइंट पी ले लिया, तो यहाँ पे ये जो प्लेट होगा ये इस पॉइंट पी पे इधर की तरफ जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस सिग्मा प्रोड्यूस करेगा, और ये जो माइनस वाला होगा प्लेट, ये भी इस पॉइंट पी पे इधर की तरफ E माइनस सिग्मा प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट पी पे वो क्या होगी, एक बात समझना, इसको मैं E नॉट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, E नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, मैं बोल रहा हूँ E नॉट, या फिर इस पॉइंट का नाम ही बदल दो, X नाम ले लो, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो है हम T की जरूरत पड़ेगी, तो EX हमने ले लिया। तो यहाँ पे E प्लस सिग्मा प्लस E माइनस सिग्मा, ठीक है। तो ये जो है हमने ऐड किया। जब आप ऐड करोगे तो E प्लस सिग्मा, जैसे देखो सिंगल प्लेट जो होता है, एक अकेला प्लेट है, एक चीज समझना ध्यान से बाबू सब लोग,
मैं यहाँ पे आउटर सरफेस जो है इसको अर्थ कर दे रहा हूँ। इसके पीछे का भी रीजन अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा। थोड़ा जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो जब हम अलग अलग तरीके के कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये आउटर सरफेस को हमने क्या किया है, अर्थ क्यों किया है। ठीक, जब आउटर सरफेस अर्थ होगा तो पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जो फेसिंग सरफेसेस होंगे वहां चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो पॉजिटिव सिग्मा है ये यहाँ आ जाएगा, जो नेगेटिव सिग्मा है वो यहाँ होगा। ठीक है, ये होगा यहाँ पे। ठीक, तो अब जरा समझो, एक सिंगल प्लेट की वजह से जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो मैं कंडक्टर यहाँ पे लिया हूँ। ठीक, आपको पता है कि कंडक्टिंग लार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिंगल कंडक्टिंग लार्ज प्लेट है, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो हमने पढ़ा है मेटल प्लेट के बारे में, जो हमने मेटल शीट के बारे में पढ़ा है, उसके दोनों सरफेसेस पे चार्जेस होते थे। तो एक जो होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस करता था, दूसरा भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस करता था। जब हम ऐड करते थे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमने पहले ही आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया ताकि जो चार्जेस हो वो केवल इनर सरफेसेस पे बचे। तो ये जो प्लेट होगा, ये जो सरफेस होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली जो यहाँ पे सेम इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डेंसिटी है, इसका डायरेक्शन भी इधर है, तो ये भी क्या करेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस करेगा। आपको मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखते टाइम साइन लेने की जरूरत नहीं होती है, चार्ज की या चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे ओवरऑल जब आप देखोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट एक्स पे, जिसको हम ई नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई नॉट बोलते हैं। तो ये तब था जब हम फ्री स्पेस में ये सारे काम कर रहे थे। लेकिन अब एक बात समझो, अगर मान लो इस प्लेट के अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए। अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, मैंने वैसे बता ही दिया है। ठीक है, समझो इसके अंदर जो है एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया। प्लेट के अंदर जब आप एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दोगे, पूरा कंप्लीट फिल कर दो। यहाँ साइड साइड में जगह छूट रही है उसका कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ा साफ साफ दिखे इसलिए मैंने छोड़ा है। ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक, यहाँ पे ये हुआ था, ये माइनस सिग्मा था, ये प्लस सिग्मा था। अब जरा बात समझना, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पहले भी आपसे डिस्कस किया जा चुका है कि कहीं भी किसी भी मीडियम में अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब वहां पे वो मीडियम का कुछ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस कर जाती है। और कितना रिड्यूस करती है, 1 अपॉन डेट के, मतलब कि 1 अपॉन के टाइम्स रिड्यूस कर जाती है। तो अब जरा समझो, जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसको हम ई नॉट बोल रहे हैं फ्री स्पेस में, जो हमने ये ई नॉट लिख रखा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होगा। लेकिन जैसे ही ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी रिड्यूस होगी। वही हमको समझना है कि रिड्यूस होती कैसे है आखिर। ठीक, अब जरा समझिए होता क्या है, कि मैंने बताया कि डाइइलेक्ट्रिक का मतलब होता है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब होता है कि पॉजिटिव निगेटिव आयंस जो होते हैं क्या होते हैं, वो जो होते हैं उस मीडियम में बिखरे पड़े होते हैं। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होना शुरू हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस को इधर की तरफ खींच ले जाएगी, नेगेटिव चार्जेस को, इस मीडियम के नेगेटिव चार्जेस को अपोजिट डायरेक्शन में जो होगी पोलराइज कर देगी या इंड्यूस कर देगी। मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे इस मीडियम ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया इसको मैं माइनस सिग्मा आई बोल रहा हूँ, मतलब सिग्मा इंड्यूस बोल रहा हूँ। इंड्यूस मतलब इंड्यूस हो गया है, पोलराइज हो गया, और इसको मैं सिग्मा प्लस सिग्मा आई बोल रहा हूँ, मतलब इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या, इस डाइइलेक्ट्रिक में देखना, अगर आप देखोगे तो एक जो होगा ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर पाया जाएगा ड्यू टू दिस प्लेट, और साथ ही साथ इस मीडियम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको हम ई आई बोल रहे हैं, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक लगने लगेगा। ठीक, तो आपने देखा है कि ये ई नॉट की वैल्यू कितनी है वो आपको समझ में आ गई। यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो ये जो
चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई है, इसके वजह से सिग्मा आई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस हुई है ये भी तो इधर ही की तरफ लगाएगी अपने तरफ में, तो सिग्मा आई अपॉन कुल मिला जुला के सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये जो है हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली। अब एक बात बताइए, जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो अब अगर ये जो पॉइंट एक्स था, इस पॉइंट एक्स की बात करोगे अगर आप, इस पॉइंट एक्स पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स। तो यहाँ पे अगर हम उसको ई बोल रहे हैं, सिंपली क्या बोल रहे हैं? ई बोल रहे हैं, तो डेट विल बी, ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ई नॉट माइनस ई आई, डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की। तो यहाँ पे आप देखोगे ई नॉट, इस ई आई को इधर भेज दो क्योंकि यही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखना है, और बाकी ये ई को जो है हम इधर भेज दे रहे हैं। ठीक, ई क्या है? ई क्या है? ई जो है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझो, ये जो ई आया है ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमने पढ़ा है पहले ही कि अगर मान लो कोई मीडियम फ्री स्पेस में होता है, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होती है, तो उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कर दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है के टाइम्स। तो किस तरह से रिड्यूस होती है आप देखो, यहाँ पे देखो, ये जो ई होगा बट ऑब्वियसली बात है ई नॉट से कम होगा, और कैसे रिड्यूस हो रही है, इस तरह से पूरा सीन हो रहा है। मतलब ये जो ई होगा ये किसके बराबर होगा? ई नॉट बाई के के बराबर होगा, समझ रहे हो ना? ई नॉट बाई के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक, आप ये लिख लेना ये बात, ये प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक कि जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो फ्री स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के हो जाता है। ठीक है, ये पहले ही आपको पता है, ये सब बात नहीं, ये प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक की, रिड्यूस कर देता है के टाइम्स। ई की वैल्यू ई नॉट बाई के, और किस तरह से रिड्यूस किया? इस तरह से रिड्यूस किया। ठीक, तो यहाँ से आपने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, अब ई की वैल्यू कितनी थी? ई नॉट बाई के, यानी ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के, समझ रहे हो? तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाती है? ई नॉट कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई। तो ई नॉट के टर्म में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ई नॉट मतलब जो हमारा फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके टर्म में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है ई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड मतलब कि यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ठीक, तो इन सब रिलेशन से जो है सवाल पूछे गए। ठीक है, तो आपको जानना है कि भाई अगर फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, डाइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, तो ई जो होता है वो ई नॉट माइनस ई आई होता है। ठीक, तो हो सकता है आपके न्यूमेरिकल में ई आई दे दे, ई नॉट दे दे, ई पूछ दे, हो सकता है आपके न्यूमेरिकल में ई नॉट दे दे और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू दे दे और ई आई पूछ दे, तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, ई नॉट ऐसा। तो कुछ रटना नहीं है, आपको समझना है चीजों कि भाई रिड्यूस हो जाती है, ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ई आई क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आई क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। अब जरा देखना, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है, मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, आपको देख पाओगे। ठीक है, देखो जरा, ये हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या आया? फाइनल रिलेशन आया ई आई इक्वल्स टू ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के, ये आया। अब एक दीपक क्लियर है क्या ये? क्या सर? ये डाइलेक्ट्रिक वाला? नहीं नहीं, ये दिख रहा है हाँ ना? सर, हाँ सर, समझ में आ रहा, दिख रहा है। ठीक है, तो ई आई इक्वल्स टू ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के। ठीक, ये बात हमको समझ में आ गई। बस 2 लाइनें ध्यान समझना, कुछ करना नहीं है। चार्जेस के भी टर्म में आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के भी टर्म में आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है।
तो ई आई की वैल्यू कितनी है? ई आई की वैल्यू देखो हमने सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल रखा है, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई नॉट की वैल्यू कितनी है? ई नॉट की वैल्यू देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो 1 माइनस 1 बाई के, एप्सिलॉन नॉट कटा, सिग्मा आई इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। तो जो जैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नॉट के टर्म में हमने निकाल लिया, उसी तरह से इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी जो होता है वो भी हम सिग्मा के टर्म में निकाल सकते हैं। ठीक, अब एक बात देखो कि अगर आपको इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी पता चल गया है, अब आपसे चार्ज पूछते, चार्ज की वैल्यू पूछते, तो ये प्लेट्स जो है ये इक्वल एरिया, मान लो एरिया ऑफ प्लेट जो है ये क्या है, एरिया ऑफ प्लेट जो है ए, ठीक है, ये जो प्लेट्स हैं ये इक्वल एरिया के, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक काम करो मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है, अच्छा रहेगा, ध्यान से देखिए, ये तो सिग्मा आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई की जगह सिंपली हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज इंड्यूस्ड अपॉन एरिया, और सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया, 1 माइनस 1 बाई के। ठीक, तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्यू आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू 1 माइनस 1 बाई के। अब देख रहे हो सब रिलेशन एक ही तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो या इंड्यूस चार्ज डेंसिटी लिखना हो या इंड्यूस चार्ज लिखना हो, सबका रिलेशन सेम टू सेम है। ठीक है, तो ई नॉट इक्वल ई आई इक्वल्स टू ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के, ये ध्यान देना। तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट है, तो यही आप इसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है, आप यही चीज यहाँ पे ये देखो, ये सारी चीजें दे रखी हैं, और कुछ अगर ये देखो यही डायग्राम बना हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल फ्री स्पेस में ये ई नॉट थी, उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी कमी आई, चार्जेस इंड्यूस आ गए, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई कुछ, तो यहाँ पे अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से जो हमारा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो थोड़ा देखो रिड्यूस हो गया, नंबर ऑफ लाइन देखो कम हो गई है, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस चार्जेस की वजह से, तो यहाँ पे E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई, और ये रिलेशन आपको पता ही है कि भाई ई नॉट बाई के हो जाता है, वही वाला रिलेशन है, ये देखो के को ई आर भी बोलते हैं, ये पहले ही बता जा चुका है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता ही है, ये वैल्यू जब हम रखते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीजें करके सॉल्व करते हुए यहाँ पे हमको ये रिलेशन मिल जाता है, Q इंक्लोज्ड Q इंड्यूस इक्वल्स टू Q 1 माइनस 1 बाई के। तो हमको केवल Q का ही नहीं देखना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही सेम इसी तरह का रिलेशन होता है, EI इक्वल्स टू E नॉट 1 माइनस 1 बाई के। सिग्मा आई का भी मतलब इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी ये रिलेशन होता है, सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। This is irrespective of the thickness of the dielectric slab, that is whether it fills the entire space between the charge plate or any part of it। कह रहा है कि ये जो तुम्हारा रिलेशन आया है, ये प्लेट पूरा फिल हो, मतलब ये जो एरिया है वो पूरा डाइलेक्ट्रिक से फिल हो या थोड़ा सा ही डाइलेक्ट्रिक लगाया जाए, कोई ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता, जो इंड्यूस चार्ज होता है उसका यही रिलेशन, कंप्लीटली फिल हो या आधा अधूरा फिल हो, तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमको शुरू करना है आज, वो शुरू करना है कैपेसिटेंस के बारे में, कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो सिंपल समझिए, कैपेसिटेंस जो होता है वो सिंपल किसी भी कैपेसिटर का, कैपेसिटर मतलब क्या, कैपेसिटर मतलब कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडीज हो, तो कंडक्टिंग बॉडीज हो, वो जो हो उनके अंदर चार्ज स्टोर हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है स्टोर हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए, द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है दैट कैरेक्टराइज इट्स एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी, मतलब किसी भी कैपेसिटर का वो प्रॉपर्टी जो ये बताता है कि उस कैपेसिटर के अंदर कितनी एबिलिटी है एनर्जी स्टोर करने में, ठीक है, तो उसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, या फिर देखो लिखा हुआ है कि और एनी आइसोलेटेड मेटल बॉडी, ठीक। तो कंडक्टिंग स्फीयर, आइसोलेटेड का मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे, आइसोलेटेड का मतलब होता है भाई, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि उसके आसपास कोई और चार्ज या कोई और चार्ज बॉडी ना हो, ठीक है। तो जरा देखते हैं ये चीज, कैपेसिटेंस निकालना है हमको आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का। सिंपल सा, पहले सिंपल सा एक चीज समझिए, यहाँ पे
एक चीज समझिएगा, ये मैंने डायरेक्ट शुरू कर दिया है, कुछ चीजें आपको यहाँ से लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। जरा देखना, एक चीज समझना, जो अगर हम देखें, हमको पता है, थोड़ा सा एक नोट का पॉइंट है, आप लोग यहीं से लिखिएगा, पीडीएफ में नहीं है। जैसे आप जानते हैं, एज हम जानते हैं कि जैसे मान लो कोई भी एक स्फीयर है, यहाँ पे ये स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसके ऊपर चार्जेस हैं, मान लो कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज है q, तो इसके सरफेस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो होगा kq अपॉन r, ठीक है। r जो है रेडियस ऑफ स्फीयर है, कांस्टेंट है, k जो है कांस्टेंट है q। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि भैया जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो यहाँ से हम ये चीज लिख सकते हैं कि q जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से एक चीज समझिएगा, ये जो q है डायरेक्ट रिलेशन है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लगाते हैं जिसको हम कहते हैं c, क्या कहते हैं c। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, q इक्वल्स टू c, वेयर दिस c इज नोन एज कैपेसिटेंस। c को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। q क्या है, चार्ज है, और v क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो कैपेसिटेंस होता है एक, जो है ये कैपेसिटेंस जो होता है ये एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, हम कह सकते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये चार्ज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता कैपेसिटेंस, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये चीज आपके पीडीएफ में होगी, ठीक है। एक मिनट, ये मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे है, देखो ये, अच्छा चलो यहाँ पे तो था, लेकिन कोई बात नहीं। हमको पता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, q के, जो अभी मैंने बताया। यहाँ से जब आप q बाई v निकालते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, c। और यहाँ थोड़ा देखो, ये अच्छे से देख के समझने की कोशिश करना, इंडिपेंडेंट ऑफ q एंड v, c एक कांस्टेंट है ना, मतलब ये q चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा। c किस बात पे डिपेंड करता है, c समझ लीजिएगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आने वाला है अपने मन से, इतना गंदा लिखा हूं। डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है ऑफ द सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, मतलब जो कंडक्टर्स होते हैं वो किस, उनका शेप और साइज किस तरह का है, उस बात पे ये सी डिपेंड करता है। एंड नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर्स, ठीक है। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है, मतलब दो कंडक्टर्स हैं, उनके बीच का किस तरह का मीडियम है, एयर है, वाटर है, या कोई और चीज है, उस बात पर डिपेंड करता है। मतलब हमको सिंपल बात समझ में आ गई कि सी, क्यू और वी पे डिपेंड करता, वो दो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेप एंड साइज पे, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे, किस तरह का नेचर है उसका, किस तरह का मीडियम। चल, तो हम आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में थोड़ा बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है। समझ में तो वैसे भी आ जाता अपने मन से। अब जरा देखो, ये चीज आई होप लिख ली होगी, नहीं लिखे तो अभी रख दे रहा हूं मैं, ऐसा ही लिखते रहो। अब जैसे मान लो ये है, इसके सरफेस पे हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया वो कितना आ गया, कि ये आ गया v इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक। तो यहां से हमको ये रिलेशन पता ही है, तो c हमको निकालना है, तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, q बाई v, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। q v की वैल्यू लिखोगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये q से q कट जाएगा, तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसके बराबर आ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, ये जो चीज है इसको आपको इसी की तरह याद रखना है, ठीक। थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे आप देखो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इस रिलेशन से c इक्वल्स टू आ जाएगा q अपॉन v। इन टर्म्स को मैं स्पेसिफाई करने जा रहा हूं, जरा देखना, ये जो v है दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स,
कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो Q है ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो है, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है वो है ये बात थोड़ा सा आप इंतजार करोगे दोनों बातें समझ आएंगी। बात ये है कि सर आपने लिखा है कंडक्टर्स और लिए हैं एक स्फीयर, ये एस कहां से आ गया, ये दूसरा कंडक्टर कहां से आ रहा है? तो समझो ये आइसोलेटेड बॉडी हमने ले रखी है, लेकिन हम मानते हैं कि जो दूसरा कंडक्टर है वो इन्फिनिटी पे कहीं होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो इन्फिनिटी पे होगा तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? 0, रेफरेंस फ्रेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप V की जगह ये यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो सरफेस का हो गया पोटेंशियल, इन्फिनिटी का पोटेंशियल आप 0 ले लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो इतना ही आ जाता है, इसीलिए V की जगह हम डायरेक्ट ये चीज यूज कर लेते हैं और आंसर आता है। तो आइसोलेटेड कंडक्टर जो होता है उसका जो कैपेसिटेंस आता है वो क्या आता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब जरा देखो, अगर मान लो वहां पे कोई मीडियम है, इफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम एग्जिस्ट, अगर कोई मीडियम एग्जिस्ट करता है तो C की वैल्यू कुछ होगा नहीं, एप्सिलॉन R इंट्रोड्यूस हो जाएगा बस। अरे भाई समझो मेरी बात, अगर कोई मीडियम एग्जिस्ट करता है, ध्यान से देखो, कोई मीडियम एग्जिस्ट करता है, उस मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग, परमिटिविटी अलग होगा, परमिटिविटी अलग होगा, तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन सिंपली यूज हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट एयर या वैक्यूम के लिए यूज होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम है तो उसका परमिबिलिटी हम यूज कर लेंगे, और इस एप्सिलॉन को हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? ये सब बातें बड़े हो गए हो, तुम लोग को आना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू R। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है एप्सिलॉन के बराबर होता है, ये आ जाता है अगर कोई मीडियम एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। ये जो है हमको ध्यान देना है। अब कुछ चीजें ध्यान से समझना जरा, ये अगर आप पोर्शन देखोगे यहाँ पे तो देखो सारी चीजें वैसे लिखी हुई है, ये है ना। बाकी हमको पता है कि अगर कोई आउटर मीडियम इज हैविंग रिलेटिव परमिबिलिटीज, यहाँ पे एप्सिलॉन R है, ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं और हमारा कैपेसिटेंस जो होगा बिकम्स दिस, यही मैंने बताया, ठीक। अब कह रहा है कि हमको पता है कि C = Q अपॉन V है, अगर मान लो V को 1 वोल्ट कर दें और C को Q कह दें, तो C को क्या डिफाइन करेंगे? वी डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर एज चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। मतलब ये जो, अगर देखो यहाँ पे पोटेंशियल 1 वोल्ट कर दिया गया है ना, तो पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज करे उसके लिए कितने चार्ज की जरूरत है, वही कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, ठीक। यूनिट जो कैपेसिटेंस का होता है वो होता है फराड, ठीक है, FARAD, जिसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे बेसिकली 1 फराड इज अ वेरी बिग क्वांटिटी, ठीक। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। 1 फराड इज अ वेरी बिग क्वांटिटी, इसलिए हम बेसिकली माइक्रो फराड या माइक्रो फराड या इसको हम पिको फराड भी बोलते हैं, वही लिखा हुआ है, इसमें हम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि फराड कितनी बड़ी क्वांटिटी है, आप इससे समझो। देखो यहाँ पे कह रहा है कि द अर्थ इज अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस इतना, लास्ट क्लास में हमने देखा था कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे देखो ये रिलेशन हमारे पास आया हुआ है, कहाँ गया ये रिलेशन आया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/9 × 10⁹। अरे जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10⁹ लिखते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/9 × 10⁹ लिखेंगे, और R को क्या लिखेंगे? 6400 किलोमीटर। तो वही देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो 1 ये और यहाँ 6.4 × 10⁶, 6400 किलोमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 711 × 10⁻7 आएगा, यानी कि 711 माइक्रोफराड। मतलब इतना बड़ा अर्थ है, उसका जो कैपेसिटेंस आया आइसोलेटेड बॉडी अगर उसको कंसीडर करें तो वो आया 711 माइक्रोफराड। अब समझिए कि क्या ह्यूमन जो हमारे अर्थ पे हैं, जो इंसान हैं, वो इससे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या कभी कैपेसिटेंस? कर ही नहीं। अब भाई वो खुद अर्थ पे रह रहा है तो इससे ज्यादा कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो अर्थ का आइसोलेटेड बॉडी कंसीडर करें तो उसका कैपेसिटेंस ये होता है। तो वही लिखा हुआ है कि फराड इज अ बिग यूनिट, thus नो बॉडी इन द यूनिवर्स कैन हैव कैपेसिटेंस ऑफ 1 फराड। पूरे यूनिवर्स में फिलहाल तो अभी रिसर्चेस चल रहे हैं, मिल भी गया होगा आई थिंक, लेकिन अभी तक जो देखा गया है रिसेंट तक कि कोई भी ऐसी बॉडी है नहीं कि जिसका कैपेसिटेंस 1 फराड के बराबर हुआ हो, ठीक। ऐसा सिंबल होता है कैपेसिटर का ये वाला, ठीक है। चलो तो ये चीजें जो है आपको ध्यान देनी है। अगला जो टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक। ये चीज अभी हम देखेंगे। चलो भाई, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, ये आई होप लिख लिए होगे, नहीं लिखे होगे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मिटा रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि ये सब बातें पीडीएफ में नहीं थी, ये लिखना था आपको, यहाँ से लिखिएगा। और ये चीज ध्यान देना है जो मैंने लास्ट में लिखा था, V क्या होता है और Q क्या होता है। तो अगला हमको देखना है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो एक बात समझो, कैपेसिटर क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है, कैपेसिटर को एक चीज मैं तुमको बता दूं, कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं। जो पंखे में कंडेंसर लगा रहता है वही कैपेसिटर। कंडेंसर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है या चार्जेस स्टोर करता है। तो कौन सी एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तो अब मेरी बात ध्यान समझना, कैपेसिटर जो होते हैं वैसे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं दिखने में, उनमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। अच्छा, अलग अलग तरीके के कैपेसिटर्स होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और भी अलग अलग तरीके के कैपेसिटर होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन बेसिकली हम तीन तरह के कैपेसिटर देखेंगे, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड पैरेलल प्लेट। आपका जो सिलेबस है नीट का या जेई मेंस का, जेई एडवांस का भी ले लो, उसमें जेई एडवांस थोड़ा सा हटा दो, ठीक है, नीट का और जेई मेंस का, उसमें जो है बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही आपके सिलेबस में, ठीक। और अगर आप जेई एडवांस का भी सिलेबस देखेंगे जब, ठीक है, तो उसमें भी केवल और केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लिखा हुआ है। लेकिन जेई एडवांस थोड़ा सा एप्लीकेशंस होते हैं उसमें बहुत ऐसा है, तो उसमें ऐसा कहना गलत होगा। लेकिन जेई और नीट के लिए केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिलेबस में, लेकिन हम पढ़ेंगे सब, ठीक। कुछ ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, वो बहुत आसान न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट कर जाइएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधे सीधे, तो पक्का घूम फिर के आओगे मेरे ही पास, ठीक। अब जरा देखो हमारा अगला हेडिंग क्या होगा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर है, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो है a, ठीक। इसके ऊपर जो चार्ज है वो हम माइनस चार्ज यहाँ पे ले ले, ठीक है। अब इसके आउटर सरफेस में एक और ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। यहाँ पे आउटर सरफेस को हमने क्या किया, इसका अर्थ कर दिया ताकि चार्जेस जीरो हो। ये ऐसा तरीका होता है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्जेस फेसिंग सरफेसेस हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा यहाँ पे ऐसा आएगा। यहाँ हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू है। इसका जो रेडियस है उसको हम क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, इस पॉइंट को ए बोल दो, इस पॉइंट को बी बोल दो। तो वीए की अगर आप वैल्यू लिखोगे, तो वीए की वैल्यू लिखोगे तो वीए क्या होगा, के क्यू, बाहर वाले सरफेस की वजह से इस पे लिख रहा हूँ, के क्यू अपॉन बी, क्योंकि आउटर सरफेस का इनर सरफेस होगा। बाकी इस वाले सरफेस का क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन ए, क्योंकि पोटेंशियल में हमको चार्जेस का साइन लेना पड़ता है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा वीए। इसी तरह से वीबी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के बी का के क्यू अपॉन बी, ठीक। इसकी वजह से, बाकी इसकी वजह से क्या होगा, माइनस के क्यू, सेंटर से कितनी दूरी, बी, कट पिट के जीरो आ गया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आएगा वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा, जब माइनस करेंगे आप तो के क्यू अपॉन बी माइनस के क्यू अपॉन ए, यानी के क्यू कॉमन ले लो, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, हम जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। Q क्या है यहाँ पे, चार्ज फ्लोन, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो चार्ज फ्लोन का मतलब है कि मे बी पॉसिबल कि इस बॉडी से चार्ज फ्लो करके इस बॉडी पे गया होगा, हम ऐसा मान रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा जब पैरेलल प्लेट का और अच्छे से हम प्रूफ करेंगे तो चार्ज फ्लोन का मतलब समझ में आएगा। तो यहाँ से मान रहे हैं कि Q चार्ज फ्लो करके यहाँ गया है, पॉजिटिव Q चार्ज, ठीक। तो ये Q की वैल्यू Q ही होगी, मतलब आइदर वाले प्लेट से जितना चार्ज फ्लो हुआ, मतलब यहाँ से प्लस Q निकला होगा, यहाँ चला गया होगा, ठीक। वैसे ये कहना तो गलत है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे, लेकिन हम सपोजिशन है तो ये कह लो कि निगेटिव चार्ज यहाँ से निकला होगा, यहाँ आ गया होगा Q चार्ज, ठीक। Q चार्ज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया। V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैंने पहले ही स्पेसिफाई करा दिया है। तो Q की वैल्यू Q, V की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। यहाँ पे आप, यहाँ पे जब Q से Q देखो कैंसिल आउट हुआ, ये चीज क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ए बी, और बाकी के की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला जाएगा, बाकी यहाँ क्या बचा, ए माइनस बी, ठीक।
तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस जो आता है वो होता है ए बी 4πε0 ए माइनस बी। ठीक, ये इस तरह के सिचुएशन के लिए होगा कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है। तो अगर कोई अदर मीडियम हो तो मतलब इन दोनों के बीच का जो मीडियम हो वो एयर ना होकर कुछ और हो, तो क्या होगा, कोई बात नहीं, सी की जगह हो जाएगा कोई नहीं, एप्सिलॉन नॉट की जगह बस हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बी अपॉन ए माइनस बी, रिलेटिव परमिएबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज दिखाई देगा। देखिए ये प्रूफ किया हुआ, ठीक है, यहाँ देखो बी माइनस ए आया लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे जो है इसमें, अच्छा देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंसिडर किया है या नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया है, तो कोई बात नहीं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो होते हैं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, तो मैंने यहाँ माइनस मान लिया है, प्लस मान लिया है, तो यहाँ पे बी ए माइनस बी मेरा आया है और यहाँ इसने प्लस माना या माइनस माना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही तरीका है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वही कह रहा है कि परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है तो क्या है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और उसके अलावा भी हमको दो स्फीयर का एक और देखना है कि दो स्फीयर्स अगर एक साथ रखे रहे तो उनका कैपेसिटेंस क्या होगा, मतलब दो कंडक्टिंग बॉडीज एक साथ रखी रहे तो उनका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो तरीका आप समझिए, तरीका सेम, हमको करना क्या है, दोनों बॉडीज के बीच का सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बाकी ये रिलेशन यूज कर दीजिए, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब जवाब आ जाएगा। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर्स। मतलब एक कैपेसिटर यहाँ है, सॉरी एक जो है यहाँ पे स्फीयर यहाँ है जिसके ऊपर, जिसका रेडियस ए है और इसके ऊपर जो है प्लस क्यू चार्ज हम गेस कर रहे हैं। ठीक, जो स्फीयर थोड़ा यहाँ पे है जिसके ऊपर बी, इसका जो है रेडियस बी है, इसके ऊपर चार्ज हम माइनस क्यू कंसिडर कर रहे हैं। ये दोनों फार अपार्ट हैं, फार अपार्ट हैं ये दोनों। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इनका जो रेडियस है वो इनके बीच की दूरी से बहुत छोटा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिएगा कैसे भी करके हमने क्या किया है कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस का फ्लो कराया है, मतलब इसमें से में भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फ्लो किया है, या आप कह सकते हैं इसमें से नेगेटिव चार्ज यहाँ फ्लो किया है। ठीक, तो अब जरा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, जैसे इस पॉइंट की अगर हम बात करें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, सरफेस पॉइंट, तो पॉइंट ए की अगर आप बात करते हो, पॉइंट ए का जो बात होगा वो पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, के क्यू अपॉन ए। ये वाला दूर है, इसकी वजह से इसका कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं होगा, हमने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, फार अपार्ट। इसी तरह से पॉइंट बी की अगर हम बात करें वो हो जाएगा के माइनस क्यू बी। ठीक है, अभी चार्जेस को साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप वी ए माइनस बी बी निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, क्या होगा, के क्यू ए माइनस ऑफ माइनस के क्यू अपॉन बी, के क्यू ए प्लस के क्यू बी, वी ए माइनस बी बी। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये आ जाएगा तुम्हारा ए बी प्लस बी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं सी क्या होता है, सी होता है चार्ज फ्लो अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, यही होता ही है, चार्ज फ्लोन बिटवीन टू कंडक्टर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। ये आपको ध्यान देना है, सिंपली आप चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोल सकते, तो सी होता है, वो जो बोलना है मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो क्यू ही रहेगा, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा के क्यू ए बी अपॉन ए प्लस क्यू कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से ये वैल्यू आ गई, ए प्लस बी भी ऊपर गया और इसका 4πε0। ठीक है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा ये देखो, ये ए बी है, यहाँ ए प्लस बी, ए प्लस बी है, ये ए बी, एलसीएम ए बी होता है ना, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, 4πε0 ए बी अपॉन ए प्लस बी।
ये जो होगी सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर वही बात कि अगर कोई और मीडियम है तो अदर मीडियम, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बी अपॉन ए प्लस। ये दो कुछ दूरी पर रखे हुए स्फेरिकल कंडक्टर्स का कैपेसिटेंस था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें आपके पीडीएफ में पड़ी हुई है। अब देखो, ये देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, इतना आप समझदार हैं, और बाकी मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है, आप जो है वहां से इसका आप निकाल सकते हैं ये वैल्यू, तो आपको दिखेगा कि आया। अब हमको देखना है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो एक सिलेंडर है भैया ये ऐसा, चलो इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, बस यहाँ थोड़ा सा तरीका अलग अलग। सर बहुत दूर होगा तो फिर कैसे चार्ज फ्लो होगा? हाँ, बात तो एकदम सही पूछे हो भानु, कि बहुत ज्यादा दूर है तो चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हमने टच करा के चार्ज फ्लो करा दिया और फिर बहुत दूर दूर कर दिया। समझ में आया? ठीक। हाँ, ये भी एक रास्ता है। बाकी हो सकता है कि हमने कुछ यहाँ पे ऐसा कंडक्टिंग वायर से पहले जोड़ दिया हो कि ताकि चार्ज फ्लो कर जाए, उसके बाद जो है हमने क्या किया हो कि वो वायर हटा दिया हो सकता है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस चले जाए। तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं चार्ज के ट्रांसफर के। ठीक, तो ये ध्यान देना है। चलो अच्छा, हाँ, तो हमको अगला हेडिंग आपको डालना है कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो, देखो ये सवाल तो तुम बहुत सही पूछे हो कि बहुत दूर होगा तो कैसे। मैंने तो ऐसा बता दिया कि टच करा दिया या कुछ ऐसा कर दिया, वायर जोड़ दिया, ऐसा कुछ होता है नहीं प्रैक्टिकली। ठीक है, तुम लोग कैपेसिटर जब देखोगे, जब जाओगे कॉलेज वगैरह में, अगर इंजीनियरिंग जो बच्चे चाहिए एक्सपीरियंट हैं, वो देखेंगे कैपेसिटर बहुत छोटे छोटे होते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े कैपेसिटर होते हैं, बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस इतने ही बड़े होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल यूजेस अगर हम देखें तो कैपेसिटर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी वो रिमोट से चलने वाली गाड़ी वगैरह देखी हो या रिमोट देखा हो, उसको खोलेंगे तो उसपे कलर्ड जो है सिलेंड्रिकल चीजें लगी रहती हैं, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, अलग अलग कलर्स के होते हैं। वहाँ रेजिस्टेंस भी होता है वहाँ, तो ये जो ब्लू कलर या व्हाइट कलर का ये सिलेंड्रिकल तरह का होता है, वही होता है कैपेसिटर। ठीक है, उसी तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं। तो अब तुम एक बात बताओ, वहां पे क्या हम चार्जेस जो है वो फ्लो नहीं करा सकते? अब कैसे चार्जेस फ्लो कराते हैं? हम एक्चुअली करते क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे एक कैपेसिटर था, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं, तो बैटरी क्या करती है, चार्ज का फ्लो कराती है। तो यहाँ से हो सकता है जितना चार्ज निकालेगी उतना चार्ज यहाँ पे रख देगी, और जैसे जैसा हुआ बैटरी हटा देगी। ठीक है, तो ये जो होता है प्रोसीजर होता है। वैसे टच वच कराने से ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बैटरी का हमको हेल्प लेना पड़ता है, तो वो सब चीजें हम यहाँ बैटरी वगैरह बना के नहीं देख रहे हैं, हम पहले कंसीडर कर दे रहे हैं कि चार्जेस इतने फ्लो हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद का हमको बात करना है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझो, हमको देखना है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम सिलेंडर बनाते हैं। एक यहाँ पे सिलेंडर है, इसका रेडियस जो है वो हम R1 कह रहे हैं। ठीक है, एक ठीक है कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर हम बना रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर हमने बनाया, जिसका रेडियस जो है हम यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इसको हम R2 कह रहे हैं। ठीक है, चार्जेस का फ्लो हुआ, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। चलो कुछ भी मान सकते हो, वैसे यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव मान सकते हो, लेकिन आपको पीडीएफ का यूज करना है, तो उससे आप एक बार मैच होगा तो ज्यादा बेहतर है। जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यही वाला लेते हैं। आप निगेटिव पॉजिटिव करके भी कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं है। यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ जो है नेगेटिव चार्ज है, बाहर का सरफेस हमने अर्थ कर दिया। ठीक है, ऐसा हम करते हैं वैसे। यस, ठीक है, सिलेंडर है पूरा। ठीक,
बहुत यहाँ पे ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ हम मान रहे हैं L। एक चीज समझिएगा, हमारा एक कंसिडरेशन है, because L is much greater than R1 and R2। R1 R2 से बहुत बड़ा है, मतलब रेडियस जो है लेंथ के मुकाबले बहुत छोटा है। मतलब अगर ये बहुत पतला हम कंसीडर कर रहे हैं लेंथ के मुकाबले, तो वी कैन एज्यूम दिस सिलेंडर एज अ लाइन चार्ज। ठीक है, वी कैन एज्यूम दिस सिलेंडर एज अ लाइन चार्ज। अब जरा ध्यान से समझना, किसी पॉइंट ये P की बात करें जो x दूरी पे है, यहां से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखो क्या होगा। ये पॉजिटिव लाइन चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ प्रोड्यूस करेगा E प्लस, और ये निगेटिव चार्ज भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ प्रोड्यूस करेगा E माइनस। मान लीजिए कि जो सरफेस जो चार्जेस ट्रांसफर हुए हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे, यहाँ प्लस लेमडा था, यहाँ माइनस लेमडा चला गया, क्योंकि आप जानते हैं लाइन चार्ज में आपको लेमडा का यूज पड़ेगा, अभी इसको चार्ज के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पे, वो होगी 2k लेमडा बाई x। होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है, चलो ये जो x है, ये x जो है, ये सेंटर, ये जो लाइन दिख रही है आपको, एक्सिस दिख रही है, यहां से ये x है, तो ये जो एक्सिस है ये अंदर वाले सिलेंडर के लिए और बाहर वाले सिलेंडर के लिए, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। ये एक्सिस से ये P पॉइंट की दूरी x है, तो 2k लेमडा बाई x ये अंदर वाले सिलेंडर की वजह से हो जाएगा, और बाकी बाहर वाले सिलेंडर की वजह से भी क्या हो जाएगा, k लेमडा बाई x। कुल मिला जुला के 2k लेमडा बाई x इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P। तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर मान लो इस प्लेट को A नाम दे दो, इस पॉइंट को B नाम दे दो, तो VA माइनस VB जो आएगा वो आ जाएगा निगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट dx R1 से लेके कहां तक, R2 तक। क्या आपको पता ही है? ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ देखो, अगर आप मैग्नीट्यूड केवल लिखें, केवल मैग्नीट्यूड लिखें यहाँ पे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे साइन हट जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, माइनस प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है कि कौन हायर पोटेंशियल पे कौन लोअर पोटेंशियल पे, समझिए, केवल मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं। अब जरा देखो ध्यान से कि E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 2k लेमडा बाई x, और यहाँ dx। डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और दूरी भी हम इसी डायरेक्शन में कंसीडर करें। यहाँ R1 से लेके R2 तक 2k लेमडा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। 1/x का क्या होता है, ln x। अरे यार, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, R1 से लेके R2 तक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2k लेमडा ln R2 माइनस ln R1, एक बार R2 एक बार R1 किया हमने। यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 2k लेमडा ln, इसको लिख सकते हैं R2 अपॉन R1। अरे इस चीज को लॉग जो होगा बदल देगा, R2 अपॉन R1, पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता चल गया। ठीक, अब जरा ध्यान दिया जाए कि हमको पता है कि C क्या होता है। C जो होता है वो होता है चार्ज फ्लोन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। चार्ज की अगर बात करें तो लेमडा इंटू एल लिख सकते हैं कि नहीं चार्ज, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी लेमडा माने लेंथ एल है। ठीक, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 2k लेमडा ln R2 अपॉन R1। लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट, C की वैल्यू कितनी आई, L, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे के है तो इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जंप करके ऊपर 2 ln R2 अपॉन R। ठीक, तो ये आता है कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या आता है, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऑफ लेंथ L। ठीक, ये कैपेसिटेंस आ जाता है। तो यही प्रूफ जो है आपको वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है, ये आप देखो 2k लेमडा बाई x, और यहाँ पे भी देखो हमने मैग्नीट्यूड केवल ले रखा है। ठीक, तो बाकी जो है यहाँ, अच्छा यार यहाँ पे 2 भी था क्या, हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ भाई, 2 भी था ना हमारा,
ये देखो ये 2 भी था, इसको हमने अभी इग्नोर कर दिया। कैसे? अच्छा इग्नोर नहीं किया, लिखा है ये 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2L पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 अपॉन R1, ठीक है। तो ये जो आएगा हमारा वैल्यू आएगा, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखो ये जो क्या किया है कि कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ यहाँ पे दिया है, तो कोई बात नहीं, लेंथ से हमको डिवाइड कर देना है। तो पर यूनिट लेंथ क्यों निकाला है? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालने का सिंपल सा इतना मोटो है कि भाई जो है कैपेसिटर का लेंथ हमने बहुत बड़ा मान रखा है, इस वजह से पर यूनिट लेंथ हमने निकाली है। तो पर यूनिट लेंथ करोगे लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, पीडीएफ से। अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब है नहीं वैसे सिलेबस में, सिलेंड्रिकल वगैरह तो पढ़ने की वैसे मतलब पढ़ने की जरूरत है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइजेस में पूछा हुआ है ये सब कुछ, ठीक। लेकिन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे नीट एग्जाम या जेईई मेंस में आता है फ्रिक्वेंटली, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम देखेंगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना पड़ेगा। देखो हम केवल क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, प्लेट्स होती हैं बहुत अंदर तक, ठीक है। इस प्लेट का जो एरिया हम मान रहे हैं वो है ए, बाहर के सरफेस को हमने अर्थ कर दिया है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, मतलब चार्जेस का ट्रांसफर हुआ है आपस में। इनके बीच की जो दूरी है प्लेट्स के बीच की वो d है। इसका कैपेसिटेंस हमको निकालना है। तो अब जरा ध्यान दो कि क्या, एक बात बताओ, इस प्लेट के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का फॉर्मेशन होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, ठीक है। प्लेट्स के अंदर जो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस करेगा, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस करेगा। कुल मिला जुला के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस होगा किसी भी पॉइंट, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ अगर पॉइंट कोई x है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव नेगेटिव होगी, और टोटल कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको तो चार्जेस के टर्म में लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को लिख सकते हैं q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। ए क्या है? सरफेस एरिया है, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिक, हमको हमारा काम क्या है? हमको चाहिए भैया C इक्वल टू Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब डेल्टा V लिख दें, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी लिख दें, V लिख दें। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इस प्लेट्स के बीच का। तो आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे? उस केस में हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला E इंटू डी। ये करेंगे E इंटू डी। साइन मैंने बताया था कि कैसे लेना है, माइनस प्लस। तो आप भाई प्लस से माइनस जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप प्लस लोगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेस, ये वाला प्लेट और ये वाले प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। यहाँ पे E की वैल्यू आपने Q A अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल रखा है, और यहाँ D, तो डेल्टा V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया। ये उठा के आप यहाँ रखो, Q अपॉन Q D A एप्सिलॉन नॉट। A एप्सिलॉन नॉट जंप करके ऊपर चला गया, Q से Q कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो जो कैपेसिटेंस आता है वो क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर मान लो इन दोनों प्लेट्स के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया गया, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज अदर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स के बीच में दूसरा मीडियम अगर इंसर्ट करा दिया गया, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D, ठीक। या फिर हम इसको कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है, एप्सिलॉन R की जगह K भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये C डैश हो जाएगा, मतलब नया कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो अब देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को हम क्या लिख सकते हैं? C। ये कैपिटल K इंटू C। ये चीजें और भी बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आ गया है तो देख लो कि कभी भी किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो, जो कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है K टाइम्स, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो, तो जो हमारा नया कैपेसिटेंस बनता है वो चेंज होता है। मतलब जो नया, भाई कुछ भी मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे कैपेसिटेंस चेंज होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो कैपेसिटेंस जो होता है वो चेंज होता है।
और वो k टाइम्स इंक्रीज कर जाता है इनिशियल कैपेसिटेंस के। तो इनिशियल कैपेसिटेंस जो था एप्सिलॉन नॉट A/d था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और अगर कुछ हमने इंट्रोड्यूस किया तो k टाइम्स c हो गया। ठीक, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का था, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो यहां से जो है आपको देखना है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बस इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे k इंटू सी लिख दिया है ना, ये चीज आप यहाँ बढ़ा लीजिएगा, और ये लिखना है कि कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर increases when we introduce a dielectric medium between the plates। ठीक है, यहाँ पे ये अब हमको अगला ये जो पढ़ना है उसका हेडिंग है। हेडिंग इसमें देखो नहीं दिया हुआ है, हेडिंग आप लिख सकते हैं। हेडिंग लिखिए कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है वो हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूविंग मैं करा देता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब जरा देखो, अब समझ में आएगा कि चार्जेस का ट्रांसफर होता कैसे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी। ये दूरी जो थी हमारी डी थी। ये बैटरी ने क्या किया, चार्जेस का ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इसको अर्थ भी कर देंगे, अभी चलो कर देंगे। यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्जेस आ गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक, तो ये अचानक से थोड़ी ना माइनस क्यू प्लस क्यू एक ही बार में आ गया, शुरुआत हुई होगी 0 0 से, और ये बैटरी क्या कर रहा होगा, dq चार्ज का कुछ ट्रांसफर किया होगा। पहले मान लेते हैं यहाँ जैसे समझो, इसको प्लेट 1 बोल दो, इसको प्लेट 2 बोल दो। तो प्लेट 2 से जो है किसी स्मॉल चार्ज dq का ट्रांसफर हुआ होगा प्लेट 1 पे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, लेकिन हम चार्ज का ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज का इधर से इधर करेंगे। तो अब जरा देखो, वही मैं लिखने जा रहा हूं, ये बात आपको यहां से छापनी है, एक दो लाइन। क्या कि लेट ए स्मॉल चार्ज dq is transferred from plate 2 to plate 1। प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ये चार्ज का ट्रांसफर हुआ है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमने यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर किया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा होगा तो कौन कर रहा होगा चार्ज का, ये बैटरी कर रहा होगा। यही बैटरी जो है एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यही बैटरी क्या कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक, बैटरी एक्सटर्नल एजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी टू ट्रांसफर dq चार्ज। dq चार्ज ट्रांसफर करने में जो वर्क डन लगा होगा वो क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। भाई इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको पता है, हमको क्या आपको भी पता है, एज हम जानते हैं कि C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V। अच्छा चलो तो V इक्वल्स हम सीधे लिख दें Q बाई C। समझ में आना कैसे, क्योंकि C को Q इक्वल्स टू C V, तो V इक्वल्स टू Q बाई C। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो dq इंटू Q बाई C। ये स्मॉल वर्क डन आया है, ये स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन। ठीक है, तो जो टोटल वर्क डन होगा
टोटल वर्क डन होगा W, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW, इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई C dQ, तो 1 बाई सी बाहर, Q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q dQ जो है Q का इंटीग्रेशन करेगा, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2, तो कुल मिला जुला के हाफ Q स्क्वायर बाई C, ठीक है। ये हमारा आता है टोटल वर्क डन। तो बैटरी जो वर्क डन करेगी वो वर्क डन क्या होगा, इस कैपेसिटर के अंदर जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसके बाद दिस वर्क डन W will store in the form of पोटेंशियल एनर्जी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वो एनर्जी कितनी आएगी, हाफ Q स्क्वायर बाई C। इसको आप अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CV, जैसे आप Q की जगह CV रखोगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर आएगा, तो C से C कट जाएगा, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब C की जगह आप क्या लिख सकते हैं, C की जगह लिख सकते हैं, जैसे देखो C यहाँ पे गया, V यहाँ पे गया, तो C की जगह आप लिख सकते हैं Q बाई V, तो यहाँ पे C की जगह जैसे ही Q बाई V रखेंगे, यहाँ पे C की जगह जैसे ही Q बाई V रखेंगे, तो नीचे का V ऊपर के V को काटेगा, तो यहाँ पे हाफ QV भी आएगा। ये सब के सब जो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक और बात मैं बताऊं कि हमने भले ही, ठीक है चलो अभी बताता हूँ, तो ये जो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये जो कहानियां लिखी हुई हैं ये आप यहाँ से लिखिएगा, बाकी प्रूफ जो है इसका PDF में भी दिया हुआ है, तो मैं दिखा देता हूँ। देखो यही सारी बातें हैं, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ये वर्क डन जो होगा एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी विच इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो ये इतना आ जाता है, ठीक है, इसको सारी वैल्यूज आ जाती हैं। अब हमको जरा देखना है एनर्जी डेंसिटी के बारे में, इसके बारे में, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये मैं जरा रब कर रहा हूँ, ये जरा देखो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जरा देखना है, ये मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम बना लीजिएगा जरूर यहाँ से, ठीक है। तो अब जरा देखो, एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हेडिंग है आप। तो हम जानते हैं कि C की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और V की वैल्यू कितनी होती है, V की वैल्यू होती है E इंटू D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C की वैल्यू है, V की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज जो है आप उठा के ये वाले रिलेशन में पुट करो, एज U इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, जैसे पुट करोगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D और E इंटू D का स्क्वायर, ठीक है। अब देखोगे D से D, एक D कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाएगा, और A और एक D बचा हुआ, ये टोटल एनर्जी है, ये क्या है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ये है, ठीक। अब जरा देखो, यहां पे हमको निकालना है एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी आपको पहले भी पाला पड़ा होगा एनर्जी डेंसिटी से, कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है ये पहले भी पाला पड़ा होगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD, और वॉल्यूम क्या होता है, अब देखो देखो कैपेसिटर ऐसा होगा, देखो ध्यान से, इस तरह का, तो हमें डायग्राम में दिख रहा था वो ये दिख रहा था, ठीक है, ये आपको ये दिख रहा था और ये दिख रहा था, लेकिन जरा समझो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम मतलब ये एरिया इंटू इसके बीच का स्पेस, स्पेस कैसे, ये दूरी, तो एरिया इंटू दूरी करोगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, तो A इंटू D जो होगा यही वॉल्यूम होगा, तो कैंसिल आउट हुआ। एनर्जी डेंसिटी को अगर हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करने का तरीका है नहीं, बस मैं एक काम कर रहा हूँ, UD से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, UD मतलब एनर्जी डेंसिटी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई ऐसा तरीका नहीं है एनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंट करने का ऐसा, तो ये जैसे होगा तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये वैल्यू आती है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। भले ही हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज करके ये निकाला है,
लेकिन दिस इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी कंडक्टिंग बॉडी, हर एक बॉडी के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर एवरी बॉडी, हर तरह की बॉडी के लिए वैलिड है। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी स्टोर होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, जो 12th पास के बच्चे उनको पता होगा। इसी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी होता है, क्या होता है, हाफ बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह बस न्यू नॉट आ जाता है ना, ये वाली वैल्यू हो जाती है हाफ बी स्क्वायर अपॉन न्यू नॉट, बोर्ड वगैरह में पढ़े होंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, तो ये हम वहां पे पढ़ेंगे तो याद दिलाऊंगा मैं फिर से इसको। तो एनर्जी डेंसिटी जो आती है ये सबके लिए वैलिड है, और पूरे अगर आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए तो यही वाला आप करोगे, भले ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने निकाला है। ये चीजें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये सारा मैंने सॉल्व कर दिया है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, और फाइनली सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है वैलिड फॉर एनी शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर, किसी के लिए भी क्या है, ये वैलिड है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक। और ये जो एनर्जी आता है हमारा, ये टोटल एनर्जी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से देखना, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारा टॉपिक है, इसको करना भी जरूरी है, आपके एनसीईआरटी में ये नहीं है। अब जरा देखिएगा, मिटा रहा हूं मैं इसको, किसी को डाउट होगा पूछ सकता है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा सब लोग, मैंने पहले बोल दिया एग्जाम टाइम में ना कर रिश्तेदार कॉपी किताब पीडीएफ मोबाइल कुछ काम नहीं आता है, एग्जाम जब 10 दिन 5 दिन बचा रहता है, केवल और केवल आपका नोट्स काम आएगा, तो ध्यान देना। अपने नोट्स को ही तुम 20 बार 25 बार पढ़ लो एग्जाम से पहले, तुमको बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आधे बच्चे तो इस वजह से रणभूमि से दूर चले जाते हैं क्योंकि उनको फॉर्मूले तक याद नहीं होते हैं, तो फॉर्मूला और सारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स जो है नोट्स में परफेक्टली मिलते हैं, तो अपना सेल्फ नोट बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपका यही एक साथी है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वो हमको देखना है कि कितना फोर्स लगता है इनके बीच में। जैसे मान लो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज, दूरी कितनी डी, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर सिग्मा फॉर्म में लिखें तो, ठीक। अब यार मेरी बात ध्यान समझना, ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये जो है ये कंट्रीब्यूशन है ई प्लस का और ई माइनस का, ठीक। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये निकालना है कि ये वाला प्लेट ये वाले प्लेट पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला प्लेट ये वाले प्लेट पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। एक बात बताओ, इस प्लेट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस मानो कि यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, तो ये वाला प्लेट ये वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो ये वाले चार्ज पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह Q बाई a रख दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा होगा इसके ऊपर, तो वो ये देखो, इसको फर्स्ट बोल रहा हूं, इसको सेकंड बोल रहा हूं, तो इसको चलो इस तरह बोल जाए 1 और 2, तो E12 मैं निकाल रहा हूं, कि मतलब सॉरी E21, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, 4 यहाँ Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है Q इंटू E, चार्ज कितना है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E21, यानी कि Q इंटू Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, तो Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, यही है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बात यह है कि सर ये नेगेटिव चार्ज था, एकदम सही बात, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, तो फोर्स इधर लगेगा F21। सिमिलरली ये जो प्लेट होगा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की तरफ लगाएगा, इसको हम नाम दे रहे हैं E12, ध्यान से समझिएगा ये सब चीजें, ठीक है, नाम वगैरह E12 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 1 ड्यू टू 2। अभी पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होगी, है ना, क्योंकि इसको भी हमने एक चार्ज कंसीडर किया, यही वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी थी, ठीक। अब जरा ध्यान दो कि ये ऐसा है, अब इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर ही की तरफ F12, ये F12 की भी वैल्यू कितनी होगी
F12 का भी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा Q इंटू E12, यानी कि Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये F12 का भी वैल्यू आएगा। ये आ गया। अब यहां देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट। मतलब ये जो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं जो प्लेट्स, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मीडियम फिलअप होता है अंदर, ठीक है। और भी रीजंस होते हैं, ठीक है, वो आगे आप समझ में आएगा आपको। ये फोर्सेस जो होते हैं इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं, मतलब फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, मतलब these forces are attractive। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। ये फोर्सेस कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आई, फोर्सेस कितने आए, आपको समझ में आ गया, ठीक। अब जरा देखना यही चीजें हैं यहाँ पे। देखो ये एक्स प्लेट मान लिया है, ये वाई प्लेट मान लिया है, एरिया ये है, चार्ज जो है क्यू अपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो EX मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ओनली ड्यू टू प्लेट एक्स, मतलब एक्स की वजह से केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ रही है जो मैंने लिखा है। तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑन प्लेट वाई इज, प्लेट वाई पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, Q इंटू EX। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है। सेम विल बी एक्टेड ऑन एक्स। तो आप यहाँ से भी कुछ चीजें लिख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तो मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे, यहीं से आप जो है नोट्स में फिलअप करिएगा, ठीक। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा, वो जो होगा हीट डिसिपेशन होगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होगा, और भी जो है कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें तो क्या चीजें होंगी, कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दें तो क्या चीजें होंगी। तो 2 लेक्चर और लगेंगे कैपेसिटर में, ठीक है। तो कल मतलब नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे। बाकी इतना नोट्स आप प्रॉपर बना लीजिएगा।